Good afternoon, students. Today we will discuss about high allergy and hypersensitivity reactions. So, what is hypersensitivity reactions? That we will discuss today. All of you know about the immune system. The immune system is very protective towards any disease to be occur. So, the immune system has a protective mechanism which may result in several damage to the tissues and it may lead to death also. तो कभी कभी इम्यून सिस्टम कैसा हो जाता है कि वो इतना ज़्यादा सेंसिटाइज्ड हो जाता है कि वो अपने ही टिश्यूज़ को डैमेज करने लगता है और सीवियर डैमेज जो रिजल्ट्स होते हैं वो इतने ज़्यादा एक्साजरेटेड और इनअप्रोप्रिएटेड फॉर्म में होते हैं कि इट कैन लीड टू डेथ ऑल्सो. सो दैट डैमेज और दैट एक्साजरेटेड रिस्पॉन्स और इनअप्रोप्रिएट फॉर्म्स को हम हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस कहते हैं. तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस जो है हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे? व्हेन ए adaptive immune system responds in an exaggerated or in inappropriate forms causing tissue damage, then the condition is termed as hypersensitivity. तो hypersensitivity क्या है? It can be defined as when an adaptive immune response occur in an exaggerated or inappropriate forms causing tissue damage, then the condition is termed as hypersensitivity. तो हाइपर सेंसिटिविटी डिपेंड्स किसके ऊपर होती है? इंडिविजुअल से इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करती है. ये किसी किसी पीपल्स में तब भी रिस्पॉन्ड करती कि जब जैसे वो किसी एलर्जन से पहले कांटेक्ट में आया हो, फिर सेकेंड टाइम फिर से वही कांटेक्ट एलर्जन से हो तो वो और ज़्यादा एक्साजरेटेड फॉर्म में आपकी बॉडी उस एलर्जन्स के टुवर्ड्स रिस्पॉन्स करेगी. तो एलर्जन्स और इम्यूनोजेंस में क्या अंतर होता है? एलर्जन्स वो मतलब कंपोनेंट्स होते हैं जो आपकी बॉडी में जब भी आते हैं तो इट में लीड्स टू एलर्जिक रिस्पॉन्स, और इम्यूनोजेंस क्या होते हैं जो आपकी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं. तो एलर्जन्स और इम्यूनोजेंस में ये अंतर होता है. तो एलर्जन्स कैन लीड्स टू हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस. ठीक है, तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस दो टाइप के ब्रॉडली क्लासिफाइड हैं. एक है इमीडिएट जिसको हम ह्यूमरल हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस भी कहते हैं, और दूसरा होता है डिलेड जिसको हम सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस कहते हैं. तो इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में क्या होता है कि जो बिल्कुल रैपिडली और डिपेंड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्टिव मीडिएटर सब्सटेंसेस, जो बिल्कुल तुरंत आपकी बॉडी में रिस्पॉन्ड करते हैं, दैट इज़ इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस. और जो डिलेड जो कि थोड़े दिन लगते हैं, थोड़े आवर्स लगते हैं, ठीक है, स्लोली जो आपकी बॉडी में धीरे धीरे डेवलप होता है जो रिएक्शंस है ना, जनरली वो लिम्फोइड सेल्स के कारण आपकी बॉडी में देखने को मिलते हैं, लिम्फोकाइंस के मीडिएट्स होने के कारण देखने को मिलते हैं. तो दैट आर कॉल्ड आपके डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस. तो आपको डिफरेंट टाइप के हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस पढ़ने हैं. जब हम क्लासिफिकेशन इसका पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू जेल एंड कूम्स, जेल GELL जेल एंड कूम्स COOMBS. कूम्स ने इसको 4 टाइप्स में क्लासीफाई किया था, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4, है ना. टाइप 1 इमीडिएट जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होते हैं जो कि IgE मीडिएटेड होता है, इमीडिएट, है ना. टाइप 2 एंटीबॉडी डिपेंडेंट, टाइप 3 इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपेंडेंट, टाइप 4 सेल मीडिएटेड और डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस. तो वन बाय वन हम सारे रिएक्शंस पढ़ेंगे. जो टाइप 1 हैं जो कि इमीडिएट और एटोपिक एनाफिलैक्टिक टाइप ऑफ रिएक्शंस होते हैं, जिसमें जो भी एलर्जेंस आता है, ठीक है, एलर्जिक रिएक्शंस आपको देखने मिलते हैं अकॉर्डिंग टू री एक्सपोजर टू ए स्पेसिफिक एंटीजन. कोई भी जो एंटीजन आएगा उसको आप बार बार आप उसके कांटेक्ट में आओगे तो एक्सपोजर जो होगा वो कैसे हो सकता है? आप इंजेक्शन कर सकते हो
है ना, इनहेल कर सकते हो इंजेक्शंस के थ्रू और डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू। जब भी कोई एंटीजन आएगा तो क्या होगा आपकी बॉडी में, रिएक्शंस होंगे जो कि मीडिएटेड बाय आईजीई एंटीबॉडीज। उस एंटीजन की के रिस्पॉन्स में आपकी बॉडी में आईजीई एंटीबॉडीज बनने लगेंगी। वैसे दूसरे जो नॉर्मल रिएक्शंस होते हैं जब कोई एंटीजन आता है तो आईजीजी एंटीबॉडीज बनती हैं, पर यहाँ पे आईजीई एंटीबॉडीज बनती हैं। तो आईजीई एंटीबॉडीज कौन सी एंटीबॉडीज होती हैं, जो कि आपकी बॉडी में जब भी कोई एलर्जिक रिएक्शंस होता है तो आईजीई बॉडी एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में सिक्रीट होने लगती हैं। तो आईजीई एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में बनना शुरू हो जाएंगी, और जिसके कारण इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय इमीडिएट रिलीज ऑफ हिस्टामिन्स, ट्रिप्टेज, आरिकिडोनेट एंड डेरिवेटिव्स बाय बेसोफिल्स एंड मास्ट सेल्स। क्यों? क्योंकि आईजीई एंटीबॉडीज़ के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, मास्ट सेल्स के ऊपर होते हैं। तो आईजीई एंटीबॉडीज़ थ्रू एफसी रीजन, आपके एंटीबॉडीज़ में दो रीजन्स होते हैं, एक एफएबी रीजन जिससे वो एंटीजन को बाइंड करके रखती है, जो एफसी रीजन होता है जो कि रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड होती हैं। तो थ्रू एफसी रीजन वो किससे जाके बाइंड हो जाती है, मास्ट सेल्स से, और मास्ट सेल्स फिर फर्दर हिस्टामिन और डिफरेंट टाइप्स के मीडिएटर्स रिलीज करने लगता है। तो इस तरीके से जब भी कोई एलर्जिक रिस्पॉन्स होता है तो आपकी बॉडी में आईजीई एंटीबॉडीज़ रिलीज होने लगती हैं, अगर वो एंटीजन एज ए एलर्जन बिहेव कर रहा है आपकी बॉडी के अंदर तो और जैसे ही आपके मास्ट सेल्स एक्टिवेट होते हैं तो ये इन्फ्लामेशन प्रोसेस आपका इनिशिएट हो जाता है, दैट कैन लीड्स टू डिफरेंट इमीडिएट रिएक्शंस, एंड रिएक्शंस में भी लोकल, मतलब जिस रीजन में वो एलर्जन आया है वहीं पे ही आपको देखने का मिलेगा, या पूरी बॉडी में सिस्टमिक रिएक्शंस भी आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस आपकी बॉडी में होने लगते हैं, और इसका जो ट्रीटमेंट है इसको आप रोक कैसे सकते हो, बाई सम एंटी एलर्जिक एजेंट्स लाइक एफिनेफ्रिन, एंटीहिस्टामिन, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, ये सारे ड्रग्स देके आप इसको रोक सकते हो। तो मैकेनिज्म भी पीछे इसका क्या है कि क्यों आपकी बॉडी में होता है, तो मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व्स प्रीफरेंशियल प्रोडक्शन ऑफ आईजीई। तो जनरली आईजीजी का प्रोडक्शन होता है, पर यहाँ पे आईजीई का प्रोडक्शन होने लगेगा इन रिस्पॉन्स टू सर्टेन एंटीजन्स जो कि एलर्जन जैसा बिहेव करते हैं। तो आईजीई हैज़ ए वेरी high affinity for its receptor on mast cells. Subsequent exposure to the same allergen cross-link the cell-bound IgE and triggers the release of various pharmacologically active substances, जिसके कारण आगे mast cells degranulation takes place is preceded by increased CA मतलब calcium ions influx, which is a crucial process ionophores which increase cytoplasmic calcium ions also promote degranulation, whereas agents which depletes cytoplasmic calcium ions suppress degranulations। तो इस तरीके से ये एजेंट्स जो होते हैं वो इंक्रीज्ड कैल्शियम आयन इन्फ्लक्स आपके सेल्स के अंदर होने लगता है। ये आपको डायग्रामेटिकली आपको दिखाया जा रहा है कि ये एंटीजन है, एंटीजन आपकी बॉडी में आया तो पहले मैक्रोफेजेस ने उसको प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद टी सेल्स ने उसको आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई करने के बाद जो बी सेल्स हैं, बी सेल्स ने आईजीई एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना शुरू किया। जनरली आईजीजी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं, पर यहाँ पे आईजीई एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होने लगी, जिसके कारण मास्ट सेल्स में उनके रिसेप्टर्स होते हैं। आईजीई एंटीबॉडीज़ यहाँ पे मास्ट सेल्स के ऊपर बाइंड करके डिफरेंट टाइप्स के मीडिएटर्स रिलीज होने लगा है, कैल्शियम इन्फ्लक्स बढ़ गया है, जिसके कारण डिफरेंट फार्माकोलॉजिकल एक्शंस, वैसोडाइलेशन, है ना, डिस्ट्रक्शन ऑफ टिश्यूज़, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, ये सारे बॉडी में होने लगते हैं। तो ये आपका फर्स्ट क्लास टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन था, जिसमें आईजीई मीडिएटेड रिस्पॉन्स आपने देखा। तो ये जनरली ये मास्ट सेल्स कभी कभी और भी डिफरेंट स्टिमुलाइज से ट्रिगर्ड हो जाते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज, इमोशनल स्ट्रेस, केमिकल्स, फोटोग्राफिक डेवलपिंग मीडियम, कैल्शियम आयनोफोर्स, कोडीन, एनाफाइलोटॉक्सिन, C4A, C3A, C5A, ये सारे रिएक्शंस आपके हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस प्रोड्यूस कर सकते हैं आपकी बॉडी में अंदर।
और भी दूसरे एग्जाम्पल्स है एलर्जिक अस्थमा, अस्थमा इज अ वन टाइप ऑफ दिस टाइप ऑफ रिस्पॉन्स, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, एलर्जिक रिनिटिस, एनाफाइलैक्सिस, एंजियोएडिमा, अर्टिकेरिया, ये सारी चीज़ें आपकी इसी तरीके से रिस्पॉन्स से देखने को आपको मिलती हैं। टाइप सेकेंड एंटीबॉडी डिपेंडेंट जो होती है वो होता है एंटीबॉडी डिपेंडेंट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, जिसमें एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं बाय द इम्यून रिस्पॉन्स बाइंड टू एंटीजन ऑन द पेशेंट्स ऑन सेल सरफेस। मतलब कि जो पेशेंट्स के ऑन खुद ही कुछ ऐसे सेलुलर और कंपोनेंट्स होते हैं जिनके अगेंस्ट बॉडी एंटीबॉडीज रिलीज करने लगती है। ठीक है, खुद के सेल्स के अगेंस्ट ही वो जो खुद के पेशेंट्स के ओन सेल्स एज ए एंटीजन बिहेव करने लगते हैं और जिसके अगेंस्ट आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होने लगती है। तो एंटीबॉडीज़ अगर खुद के सेल्स के अगेंस्ट प्रोड्यूस होने लगेगी तो क्या होगा, आपका टिश्यू डिस्ट्रक्ट होने लगेगा। तो एंटीजन्स रिकॉग्नाइज्ड इन दिस वे में आइदर भी इंट्रिंसिक मतलब खुद का एंटीजन हो सकता है, इंट्रिंसिक मतलब खुद का इंट्रिंसिक, और एक्सट्रिंसिक हो सकता है मतलब कोई एंटीजन आपकी बॉडी में जाके एब्जॉर्ब हो गया है सेल के अंदर और वो एज ए ये या तो पैथोजन हो सकता है या कोई इन्फेक्शन हो सकता है, तो वो एज ए आपके बॉडी में एंटीजन जैसा बिहेव करता है। खुद के सेल्स या तो खुद ऑन सेल्स ही एंटीजन जैसा बिहेव करने लगते हैं या फिर दूसरे कोई पैथोजन आपके किसी सेल के अंदर आ गया है तो वो भी एक्सटेंसिक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने लगता है। तो यहाँ पे IgG एंड IgM एंटीबॉडीज बाइंड टू दीज एंटीजन। सबसे पहले फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे भी ये रिएक्शंस होते हैं, जहाँ पे भी ये एंटीजन रहता है तो ये IG और IgM एंटीबॉडीज़ वहाँ पे उस एंटीजन्स को बाइंड करेंगी, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगी दैट एक्टिवेट्स ए क्लासिकल पाथवे ऑफ कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन। मतलब वो जैसे ही कोई कहीं पे भी इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है तो वहाँ पे दूसरे क्लासिकल कंपोनेंट्स भी एक्टिवेट हो जाते हैं, क्लासिकल पाथवे एक्टिवेट होता है। आपको पहले भी पढ़ाया था कि जब कोई एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन होता है तो एक कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है आपकी बॉडी के अंदर, एक सीरम जो आपके ब्लड है उसके अंदर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है जो कि सी प्रोटीन्स के थ्रू होता है। ये प्रोटीन्स वो दूसरे और मैक्रोफेजेस, ल्यूकोसाइट्स, WBCs, RBCs को मैसेज पहुंचाते हैं कि यहाँ पे कोई रिएक्शन हो रहा है और वो फर्दर वहाँ पे जाके माइग्रेट करके उन सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो जनरली जब भी कहीं रिएक्शन होता है तो वो दूसरे पाथवेज को एक्टिवेट करता है जिसके कारण एलिमिनेशन ऑफ सेल्स प्रेजेंटिंग फॉरेन एंटीजन्स, तो सेल्स क्या करते हैं, फॉरेन एंटीजन्स को एलिमिनेट कर देते हैं। एज ए रिजल्ट मीडिएटर ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन, मतलब अगर जनरली बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन उस जगह पे हो जाए तो क्या होगा कि सेल लाइसिस और डेथ हो जाती है। तो इस कारण से एज ए रिजल्ट मीडिएटर ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन आर जनरेटेड एट दैट साइट एंड मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्सेस कॉजेज सेल लाइसिस एंड डेथ। तो ये कभी कभी कुछ आवर्स से लेके डेज तक चलती रहती है। तो रिएक्शन इज टाइम इज मिनट टू आवर्स, रिएक्शन टाइम इज मिनट्स टू आवर, मतलब कुछ मिनट से लेके आवर तक होता है। तो ये जनरली किन एंटीबॉडीज़ के थ्रू होता है, IgM एंटीबॉडीज़ के थ्रू होता है। और दूसरे सेल्स इसमें रिस्पॉन्स करते हैं वो फैगोसाइटिक किलर सेल्स ऑल्सो प्ले अ रोल। तो ये आपका एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल साइटोटॉक्सिक रिएक्शंस आपको देखने को यहाँ पे मिलते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जब भी कोई, जैसे कि यहाँ पे ये एंटीजन है वो आपका यहाँ पे बाइंड हुआ है, हो रहा है ना, ये सेल था, एक सेल के अंदर एंटीजन पहले से आ गया है, उसको किसने रिकॉग्नाइज किया, एंटीबॉडीज़ ने रिकॉग्नाइज करके डिफरेंट पाथवेज, क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे एक्टिवेट हो गया, कॉम्प्लीमेंट लाइटिक पाथवे एक्टिवेटेड हो गया, और ये जो टारगेट सेल्स है इसको फिर डिफरेंट और भी फैगोसाइटोस सेल्स जो हैं वो प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन कर रहे हैं, अरेक्डोनिक एसिड का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स जो है वो पेरोक्साइड्स और ये सब रिलीज़ कर रहा है, जिससे कि जो ये टिश्यूज़ था जहाँ पे आपके सेल्स थे वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगते हैं।
ठीक है। तो इस तरीके से खुद का सेल ही आपका डिस्ट्रॉय होने लगता है, खुद के टिश्यूज और सेल्स डिस्ट्रॉय होने लगते हैं थ्रू एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस। तो इट इज़ ए एंटीबॉडी मीडिएटेड सेल टॉक्सिक रिएक्शंस, और ये सेकेंड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस में आता है। ठीक है। यहाँ पे जो एग्जाम्पल जो डिफरेंट आप डिसीजेस देखोगे, ऑटो इम्यून हिमोलैटिक एनीमिया, पर्नीसियस एनीमिया, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, हैशीमोटोज थायरॉयडिटीज, ग्रेव्स डिसीज, माइस्थीनिया ग्रेविस, फार्मर्स लंग, हिमोलाइटिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न, ये सारी चीज़ें आपकी इसी तरीके के रिएक्शंस से आपको देखने को मिलती हैं। इन डिसीज़ के अंदर यही होता है। ट्रांसफ्यूज़न रिएक्शंस में आपने जनरली जब भी कभी ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करते हैं या ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि अगर आपको गलत किसी आपका जो ब्लड ग्रुप है उसके अलावा किसी और ब्लड ग्रुप का आपको ब्लड चढ़ा दिया गया, तो वो ब्लड जो उसके अंदर जो आपका एंटीजन है, ब्लड ग्रुप में भी एक एंटीजन होता है जो कि आपके ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करता है, तो वो एंटीजन आपकी बॉडी में एज ए फॉरेन एंटीजन बिहेव करने लगता है और उसके अगेंस्ट आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज जनरेट होती हैं, और धीरे धीरे जो जितना भी ब्लड आपको अगर अलग अलग ब्लड ग्रुप का चढ़ाया गया है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इस तरीके से रिएक्शंस आपको देखने को मिलते हैं जब आपका सेकेंड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस होते हैं, एंटीबॉडी मीडिएटेड। थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन है दैट इज इम्यून कॉम्प्लेक्स। इम्यून कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा? जब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्ट करेंगे, दोनों के कॉम्प्लेक्स को हम इम्यून कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो सॉल्युबल, जब भी कोई सॉल्युबल इम्यून कॉम्प्लेक्स मीन्स जब भी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस होता है तो आपको ये सारी चीज़ें सॉल्युबल दिखती नहीं हैं, पर धीरे धीरे वो प्रेसिपिटेट होके कहीं कलेक्ट हो जाती है या कहीं डिपॉजिट हो जाती है, तो वो आपको इम्यून कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है। तो soluble complex aggregation of antigen and IgM antibodies forms in the blood are deposited in various tissues, typically the skin, kidney and joints. These type of reactions can be of type third hypersensitivity type of reactions. तो जब भी कोई एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन होता है और ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और ये कॉम्प्लेक्स जब प्रेसिपिटेट होके कहीं डिपॉजिट हो जाते हैं अंडर द स्किन, किडनीज और जॉइंट्स, तो ये आपको आगे जाके डिफरेंट टाइप्स के मीडिएटर्स रिलीज़ करते हैं और ये मीडिएटर्स आगे जाके वैसोडाइलेशन और टिश्यू डिस्ट्रक्शन करवाते हैं। तो इस तरीके के रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? टाइप थर्ड हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस। तो ये किसके द्वारा होता है? इम्यून कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे सिर्फ एंटीबॉडी नहीं है, यहाँ पे एंटीजन और एंटीबॉडी का दोनों का कॉम्प्लेक्स है। दिस में ट्रिगर एन इम्यून रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल पाथवे ऑफ कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे भी कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन होता है, डिफरेंट टाइप्स के मीडिएटर्स रिलीज होते हैं और आगे जाके आपको डिफरेंट रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। तो द रिएक्शंस टेक्स, यहाँ पे भी आवर्स टू डेज तक ये रिएक्शंस चलते हैं और जनरली ये रिएक्शंस आपको किडनी, जॉइंट्स, लंग और स्किन्स में देखने को मिलेंगे, है ना। ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है में ऑक्वर्स एज ए रिजल्ट ऑफ, जिनको रूमेटाइड अर्थराइटिस हो जाता है, परसिस्टेंस इन्फेक्शंस जनरली होता रहता है, बार बार इन्फेक्शंस होता है, जैसे हेपेटाइटिस वायरसेस अगर कोई इन्फेक्टेड है तो, रिपीटेड इनहेलेशन ऑफ एंटीजेनिक मटेरियल्स, जो डायबिटीज़ होते हैं, ये सारे इन लोगों को ये इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही स्टेप 1, मतलब कोई ये आपको एक सेल दिख रहा है, सेल के आसपास डिफरेंट बेसमेंट मेम्ब्रेन्स हैं, एंडोथेलियल सेल है ना। ये एक ब्लड वेसल्स का डायग्राम है, ये एंडोथेलियल सेल्स हैं, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। जब कोई एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन ब्लड के अंदर, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स इन द ब्लड आर नॉट कम्प्लीटली रिमूव्ड बाय द मैक्रोफेजेस। जब भी कोई रिएक्शन होता है तो इसको कौन रिमूव करता है? मैक्रोफेज रिमूव करते हैं, पर ये बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं और मैक्रोफेजेस जब इनको रिमूव नहीं कर पाते तब क्या होता है? तो फर्स्ट स्टेप में ब्लड के अंदर इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा और ये दे आर वेरी लार्ज इन साइज, ठीक है। सेकेंड स्टेप में ये जो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस loses in the capillaries between the endothelial cells। जो endothelial cells हैं इनकी capillaries से ये क्या है, बाहर बेसमेंट मेम्ब्रेन्स तक आ जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप्स में
जैसे ही वो बेसमेंट मेम्ब्रेन्स तक आते हैं तो क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे, उसको क्लासिकल पाथवे एक्टिवेट हो जाता है और लीडिंग टू वेसोडाइलेशन। आप देख रहे होगे पहले ये थोड़ी यहाँ पे स्पेस कम थी, धीरे धीरे ये वेसोडाइलेशन हो जाता है। वेसोडाइलेशन कॉम्प्लीमेंट सिस्टम यहाँ पे एक्टिवेट हो गया है, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स ने यहाँ पे आके इन इम्यून कॉम्प्लेक्स से जाके बाइंड कर लिया है। ठीक है, बाइंड करने के बाद ये डिफरेंट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, दूसरे वहाँ पे ल्यूकोसाइट्स का माइग्रेशन हो जाता है, ल्यूकोसाइट्स आ जाते हैं। ल्यूकोसाइट्स आने के बाद धीरे धीरे वो अपना फैगोसाइटोसिस एक्शन करते हुए, है ना, ये जो पूरा जो यहाँ के टिश्यूज़ हैं और सेल्स हैं ये सारे आपके यहाँ पे डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। तो ल्यूकोसाइट डिस्चार्ज देयर किलिंग एजेंट, ल्यूकोसाइट्स के पास आपके टॉक्सिन प्रोटीन्स होते हैं, प्रोमोट मासिव इन्फ्लामेशंस एंड दिस कैन लीड टू द टिश्यू डेथ और हीमोरहेज। वहाँ पे आपको ब्लड डिस्ट्रॉय होते हुए दिखेगा, ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉय होते हुए दिखेंगे, टिश्यू डिस्ट्रॉय होते हुए दिखेगा। तो ये सब चीज़ें स्टार्टिंग किससे हुई थी? एक इम्यून कॉम्प्लेक्स से हुई थी। धीरे धीरे उन्होंने कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट किया, आपके ल्यूकोसाइट्स एक्टिवेट हुए, ल्यूकोसाइट्स एक्टिवेट होके धीरे धीरे वहाँ पे उस सेल्स और टिश्यूज़ का डिस्ट्रक्शन हुआ। तो जनरली कभी भी जब इम्यून कॉम्प्लेक्स बनता है तो अगर एंटीजन ज़्यादा है तो इम्यून कॉम्प्लेक्स जो बनेगा वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को आगे जाके एक्टिवेट नहीं करता है। पर जब बहुत नंबर ऑफ एंटीजन और एंटीबॉडीज़ अप्रोप्रिएट नंबर में होते हैं तो इम्यून कॉम्प्लेक्स अच्छे से फॉर्म होता है एंड इट कैन फिक्स कॉम्प्लीमेंट एंड आर क्लियर्ड बाय द सर्कुलेशन प्रोसेस। और अगर एंटीबॉडीज़ ज़्यादा हैं, एंटीजन कम है, तब भी आप कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर सकते हो और इट कैन बी क्लियर्ड बाय द सर्कुलेशन प्रोसेस। तो जो ये इम्यून कॉम्प्लेक्स है इट कैन बी ऑफ टू टाइप, लोकलाइज्ड और सिस्टमेटिक। तो लोकलाइज्ड में आप देख सकते हो कि यहाँ पे लोकलाइज्ड हो रहा है, जैसे कि ये लोकल है, यहाँ पे एंटीजन और एंटीबॉडीज़ हैं, एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बना, यहाँ पे क्लासिकल पाथवे एक्टिवेट हुआ, ल्यूकोसाइट्स यहाँ पे आ गए और फिर ल्यूकोसाइट्स आने के बाद इन्फ्लामेशन प्रोसेस के थ्रू और फैगोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे डिस्ट्रक्शन और वेसोडाइलेशन होने लगा। तो डिफरेंट डिसीजेस होती हैं जिसमें एंटीजन जो बिहेव करता है, एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बनता है और आपकी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के रिएक्शंस देखने को मिलते हैं अकॉर्डिंग टू द साइट ऑफ द टिश्यूज़। सीरम सिकनेस भी एक तरीके की ऐसी टाइप की डिसीज़ है जिसमें आपका डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और ब्लड वेसल्स वॉल्स में वो डिपॉजिट होके स्पेशली किडनी और जॉइंट्स में जाके इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करते हैं। सीरम सिकनेस आप देख सकते हो इंट्रावीनस भी होता है, सबक्यूटेनियस होता है, इनहेल्ड होता है। ये अलग अलग डिसीज़ के अकॉर्डिंगली, वेस्कुलाइटिस है तो ब्लड वेसल्स वॉल्स को इफ़ेक्ट करेगा, नेफ्राइटिस है तो रीनल ग्लोमेरुलाई को इफ़ेक्ट करेगा, आर्थराइटिस है तो जॉइंट स्पेसिस को अफेक्ट करेगा, आर्थरस रिएक्शन मतलब पेरीवेस्कुलर एरियाज को अफेक्ट करेगा, फार्मर्स लंग्स, वेल्वुलर और कैपिलरी इंटरफेसिस को अफेक्ट करेगा। तो ये डिफरेंट टाइप्स की डिसीज मतलब डिफरेंट टाइप अकॉर्डिंग टू साइट ऑफ द एक्शन आपका अलग अलग टाइप की सीरम सिकनेस डिसीजेस होती हैं। सिस्टमेटिक लूपस एरिथेमेटोसस जो डिसीज़ है ये भी किसके थ्रू होती है? ऑटो एंटीबॉडीज़ विच फॉर्म्स इम्यून कॉम्प्लेक्स विथ ऑटो एंटीजन्स आर डिपॉजिट विद इन द किडनी ग्लोमेरुली। ठीक है, तो ये भी एक तरीके के हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन है टाइप 3 का, जो कि इन्फ्लामेशन इन ब्लड कैपिलरी वेसल्स इन द ग्लोमेरुली में जाके इफेक्ट करता है। तो इसके भी एग्जाम्पल्स हैं इम्यून कॉम्प्लेक्स, ग्लूमेरुलोनेफ्रिटिस, रूमेटाइड आर्थराइटिस, सीरम सिकनेस, सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डिटिस, सिम्टम्स ऑफ मलेरिया, सिस्टमेटिक लूपस एरिथेमेटोसस, आर्थरस रिएक्शन। ये सारे आपके इसी तरीके के रिएक्शंस होते हैं जिसमें आपका ऑटो एंटीजन्स के अगेंस्ट आपकी ऑटो एंटीबॉडीज़ जनरेट होने लगती हैं।
टाइप 4 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस जो होते हैं वो डिलेड टाइप ऑफ रिएक्शंस होते हैं, जिसमें आपके काफ़ी डेज लग जाता है रिएक्शंस टू डेवलप. इट टेक्स 2 to 3 days to develop. Unlike the other types, it is not antibody mediated but rather is a type of cell mediated response. ये एंटीबॉडी अभी तक आपने देखा कि आईजी एंटीबॉडीज़, फिर सिर्फ एंटीबॉडीज़ डिपेंडेंट था, फिर इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपेंडेंट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस था. पर यहाँ पे आपका टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स होता है, एंटीबॉडी मीडिएटेड नहीं होता है, सेल मीडिएटेड होता है. तो यहाँ पे इसलिए आपको एंटीबॉडीज़ नहीं दिखेंगे, आपको यहाँ पे सेल्स दिखेंगे जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे. तो टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में आपको क्या देखने को मिलता है, जैसे आपका यहाँ पे क्लासिकल एग्जाम्पल है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस में होता है. ट्यूबरक्लोसिस में जो प्रोटीन है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, दैट इज ट्यूबरकुलिन. ट्यूबरकुलिन रिएक्शन होता है. ट्यूबरकुलिन रिएक्शंस में क्या होता है कि रिएक्शंस peak 48 hours after the injection of antigen and lesion is characterized by induration और erythema. जब भी आपको, अगर आपकी बॉडी में ट्यूबरक्लोसिस है या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस आपकी बॉडी से आप इन्फेक्टेड हो, तो अगर ट्यूबरकुलिन, ये एक तरीके का कल भी बताया था कि ट्यूबरकुलिन क्या है, डिटेक्शन ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के लिए हेल्पफुल होता है. तो ट्यूबरकुलिन जो हम आपकी बॉडी में अगर देंगे तो क्या होगा, वो एंटीबॉडीज़ ट्यूबरकुलिन से रिएक्ट करेंगी और आपको रिएक्शंस देखने को मिलेगा. ठीक है. तो यहाँ पे जब भी हम ट्यूबरकुलिन का इंजेक्शन देते हैं, तो जैसे कि जहाँ पे भी इंजेक्ट किया तो आपको धीरे धीरे थोड़ी देर के बाद, थोड़े 2 दिन या आपको थोड़ी देर के बाद आपको इस तरीके का रिएक्शंस देखने को मिलेगा. ठीक है. आपको अगर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन है तो आपको इस तरीके की स्वेलिंग वहाँ पे एट द साइट ऑफ इंजेक्शंस, तो आप पता लगा सकते हो कि आपको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है. तो इट इज़ कॉल्ड मॉन्टेक्स टेस्ट. ठीक है. तो ये जनरली एग्जाम्पल है हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस में, जिसमें आपकी बॉडी के खुद के जो सेल्स हैं वो धीरे धीरे वैसोडाइलेशन करते हैं और आपको एक स्वेलिंग टाइप की देखने को मिलती है. तो ट्यूबरकुलिन प्रोटीन है, प्रोटीन जाके आपकी बॉडी में, आपकी डर्मिस में इंजेक्ट करते हैं और इंजेक्ट करने के बाद वो आप देखोगे कि किस तरीके से रिएक्शंस होता है. तो जनरली ये जो रिएक्शंस हैं वो आपको पर्टिकुलर डिसीजेज, ऑटो इम्यून डिसीजेज में देखने को मिलते हैं, जैसे ट्यूबरकुलोसिस आपको बताया, लेप्रोसी, ब्लास्टोमाइकोसिस, हिस्टोप्लाज्मोसिस, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, लेशमैनियासिस, ग्रैनुलोमाज ड्यू टू इन्फेक्शन एंड फॉरेन एंटीजन्स. तो ये क्या है, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस में जब भी कोई आपके पॉइजन या कोई आप किसी से कांटेक्ट में आते हो, केमिकल्स, हैवी मेटल्स, ये सब के कभी कांटेक्ट्स में आते हो, तो आपको एक थोड़े थोड़े से लेजन्स आपकी बॉडी में या स्किन में देखने को मिलते हैं. तो ये कैसे होते हैं कि ये टाइम डिपेंडेंट होते हैं, धीरे धीरे आपकी बॉडी में आपको डेज लग जाते हैं इस तरीके के लेजन्स को प्रोड्यूस होने में. तो जनरली इनका मैकेनिज्म क्या होता है, मैकेनिज्म इंक्लूड टी लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स और मैक्रोफेज, ये सब प्ले करते हैं रोल इसके प्रोड्यूस करने के लिए. तो टी लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, मैक्रोसाइट्स. तो सबसे पहले साइटोटॉक्सिक टी सेल्स कॉजेज डायरेक्ट डैमेज, वेयर एज हेल्पर टी सेल्स सिक्रीट साइटोकाइंस एंड एक्टिवेट साइटोटॉक्सिक टी सेल्स recruit and activate monocytes and macrophage which causes bulk of damages. तो जब भी आप इसको देखोगे तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के टी सेल्स एक्टिवेट हो रहे हैं, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स भी, टी हेल्पर सेल्स भी, आपके मोनोसाइट्स भी है ना, मैक्रोफेजेस भी, और ये सब मिलके एक आपका बल्क ऑफ डैमेज, मतलब बहुत मासिव डैमेज करते हैं टिश्यूज़ का.
ठीक है। तो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स तो आपका डायरेक्टली जहाँ पे भी कोई इन्फेक्शन है वहाँ पे जाके डायरेक्टली सेल्स को लाइज कर देता है। टी हेल्पर सेल्स बी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं। साइट और मोनोसाइट्स और मैक्रोफेज फैगोसाइटोसिस एक्शन करते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट एक्शंस बाय द डिफरेंट सेल्स कैन लीड्स टू द डैमेज ऑफ टिश्यूज़। तो यहाँ पे आप जब देखोगे इसका डायग्राम, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब भी कोई सेल के कांटेक्ट में ये एंटीजन्स आते हैं तो ये एंटीजन्स धीरे धीरे सेल्स के अंदर जाके एक कॉलोनी या फिर एक तरीके का सेल्स के ओन मतलब वो उनको एंटीबॉडीज़ रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती है। सेल के अंदर जब वो जाते हैं तो एंटीबॉडीज़ उनको रिकॉग्नाइज नहीं करती है, वो सेल के अंदर ही मल्टीप्लाई होने लगते हैं। तो फर्दर जब टी सेल्स और जब टी सेल्स को पता चलता है कि यहाँ पे कोई एंटीजन है तो वो डिफरेंट टाइप का मासिव मीडिएटर्स रिलीज़ करता है और डिफरेंट टाइप के बी सेल्स और टी हेल्पर टी सेल्स और डिफरेंट टाइप्स के मीडिएटर्स को रिलीज़ करके वहीं पे ही सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और लेजन्स प्रोड्यूस होने लगते हैं। तो इस तरीके से आपको रिस्पॉन्स देखने को मिलता है जब भी कोई, जैसे कि आप हेयर डाइज जो लगाते हो, है ना, तो वो उसके जितने भी प्रोटीन्स या हेयर डाइज के अंदर होते हैं, कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं, कुछ डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स होते हैं जो आपकी स्किन्स में जाके एब्जॉर्व हो जाते हैं। एब्जॉर्व होने के बाद धीरे धीरे वो अपना इफ़ेक्ट आपको आफ्टर 2 और 3 डेज़ आपको जब कभी लेजन्स देखने को मिले तो ये सारे रिएक्शंस किस तरीके के होते हैं, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस। तो इसमें डायरेक्टली कोई एंटीबॉडी एंटीजन को रिकग्नाइज नहीं कर पाती। धीरे धीरे वो एंटीजन जो है वो आपकी बॉडी में सेल्स में प्रोसेस्ड होता है, प्रोसेस्ड होके फिर वो बाहर एक्सपोज्ड होता है। एक्सपोज्ड होने के बाद टी सेल्स उसको आइडेंटिफाई करता है। आइडेंटिफाई करने के बाद या तो वो वहीं किल कर देता है, किल करने के साथ साथ डिफरेंट टाइप्स के सेल्स को एक्टिवेट करता है। इंटरलूकिन-2 डिफरेंट टाइप्स के मीडिएटर्स को रिलीज़ करता है जिससे कि डिफरेंट आपके ल्यूकोसाइट्स, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेज सब एक्टिवेट हो जाते हैं और वहीं पे वो माइग्रेट करते हुए उन सेल्स और टिश्यूज़ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो जनरली कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स आर यूज्ड फॉर दिस ट्रीटमेंट। और ठीक है, तो ये जनरली आपका पूरा शॉर्ट में है कि टाइप 1 क्या होता है, टाइप 2 क्या है, टाइप 3 क्या है, टाइप 4 क्या है। टाइप 1 जो है वो आईजी मीडिएटेड है, टाइप 2 आईजीजी, टाइप 3 भी आईजीजी और आईजी एंटीजन मीडिएटेड होती है। टाइप 4 में आपके डिफरेंट टाइप्स के टी हेल्पर सेल्स, टी हेल्पर्स 2 सेल्स, साइटोटॉक्सिक सेल्स, ये सब आपके हेल्प करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस। इसमें एंटीजन किस टाइप का रहता है वो डिफरेंट आपको बताया गया है। किस तरीके से इफेक्टर मैकेनिज्म, सबसे पहले कौन से सेल्स एक्टिवेट होते हैं। यहाँ पे टाइप 1 में मास सेल्स एक्टिवेट होते हैं, टाइप 2 में आपका कॉम्प्लीमेंट सिस्टम और एंटीबॉडी अल्टर्स सिग्नलिंग, टाइप 3 में कॉम्प्लीमेंट और फैगोसाइटोसिस, टाइप 3 में मैक्रोफेज एक्टिवेशन, आईजी प्रोडक्शन, ईसनोफिल मास्टोसाइटोसिस और साइटोटॉक्सिसिटी। डिफरेंट टाइप्स के रिएक्शंस आपको बताए गए हैं कि अगर साइटोटॉक्सिक टी सेल्स है तो वो इस तरीके से डिस्ट्रॉय करेगा, इस्नोफिल्स और इन सब का एक्टिवेशन होगा तो वो फर्दर साइटोटॉक्सिन और इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज़ करेंगे। इंटरफेरॉन्स और टी हेल्पर सेल्स फर्दर डिफरेंट टाइप्स के साइटोकाइंस रिलीज़ करेंगे। ये सारी चीज़ें आपकी 1 बाय 1 आप लोग डिस्कस कर चुके हो। एग्जाम्पल्स भी बताया कि टाइप 1 का एलर्जिक रिनिटीज़, अस्थमा, सम यहाँ पे आईजी में पेनिसिलिन, आर्टिकेरिया, आईजी टाइप 3 में सीरम सिकनेस, टाइप 4 में कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, ट्यूबरकुलिन। ये सारे रिएक्शंस जो होते हैं वो आपकी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस आता है तो 1 बाय 1 आपको 4 टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के बारे में बताना है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। इसको आपको व्यास दीक्षित से आप पढ़ सकते हो। व्यास दीक्षित आपके पास ना हो तो मैं आपको फ़ोटो खींच के उसकी भेज दूँगी। ओके।
थैंक यू।